शबनम, कमल, युचिका और आसिफ तीनों फ्लाइट के वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। लंदन से दिल्ली की फ्लाइट 1 घंटा लेट थी। सभी योजन और जूलियन का इंतजार कर रहे थे। आसिफ के हाथ में वो किताब थी जो योजन ने लिखी थी और वो उनकी कहानी थी कि कैसे वो वापस उस जंगल में जाकर भी अपने दोस्तों को बचा कर ले आया था। यार, 1 घंटा टाइम पास कैसे होगा? कुछ किस्से कहानियां शुरू करते हैं, युचिका ने कहा। इस पर कमल कहता है, अच्छा पहले मेरी बारी। मैं अपनी ट्रू स्टोरी बताऊंगा। लास्ट कंपनी को छोड़ने के बाद मुझे एक चॉकलेट बेचने वाली एजेंसी के लिए सेल्स एजेंट के तौर पर काम करना पड़ा था। दिन भर में मुझे 30 से 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था और अलग अलग लोगों से मिलकर हमारे प्रोडक्ट के ऑर्डर लेने होते थे और माल पहुंचाना होता था। कभी कभी एजेंसी का मालिक मुझे बाइक देता और कभी कभी रिक्शे का भाड़ा दे देता था। 3 महीने पहले एक ऐसे भयानक भूत से मेरा सामना हुआ कि तब से मैंने खौफ और डर के मारे बिस्तर पकड़ लिया है। हुआ ये था कि रोज की तरह सुबह मैं पेन, कैलकुलेटर और ग्राहकों की लिस्ट लेकर बस स्टैंड पर ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगा। तभी एक पुराना ऑटो रिक्शा मेरे पास आकर रुका। मैंने देखा उसके अंदर सफेद कपड़ों वाला, घुंघराले लंबे बालों वाला, काला सा अधेड़ उम्र का इंसान बैठा था। रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा, कहाँ जाना है? मैंने उसे कहा, 4 घंटे का काम है और 10 से 15 जगह पर रुकना होगा। वो बोला, ठीक है बैठ जाओ। मैं बैठ तो गया पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो उसके साथ जाने से। उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया और ऑडियो टेप बजने लगा। वो कुछ तंत्र मंत्र वाले श्लोक बजा रहा था और रास्तों में आने वाले मंदिरों से दूर दूर से ऑटो रिक्शा निकालने लगता और मंदिर देखकर गुस्से से चिल्ला देता था, जैसे कि उसे कुछ तकलीफ हो रही हो। ये सब देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये ऑटो वाला आदमी कुछ गड़बड़ है। या तो ये पागल है या फिर इसके अंदर भूत प्रेत का वास है। मैंने फौरन उस ऑटो रिक्शा वाले को रोकने को कहा क्योंकि अब मुझे उससे डर लग रहा था। उसने मुझसे कहा, भैया ब्रेक काम नहीं कर रहा, चुपचाप बैठे रहो। मैं चालू रिक्शा में चिल्लाने लगा। वो इंसान पागलों की तरह जोर से हंसने लगा और फिर वो पूरी तरह से अपनी मुंडी 180 डिग्री घुमाकर मुझे घूरने लगा और बोला, चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चला जाऊंगा। ये सुनकर मैं सुन्न पड़ गया। मेरी जबान हलक से नीचे उतर गई। अब मैं उस रहस्यमयी व्यक्ति के हवाले था। वो मुझे घंटों तक सुनसान रास्तों पर ऑटो रिक्शा में घुमाता रहा और अचानक ऑटो रिक्शा रोककर मेरी ओर घूमा और बोला कि तुम जैसे ठंडे खून वाले इंसान का मैं क्या करूं? तुम मेरे किसी काम के नहीं। उतर के भाग जा मेरे ऑटो रिक्शा से, वरना मैं तुझे यहीं निकल जाऊंगा। मैं उस ऑटो रिक्शा से भाग जाना चाहता था पर मेरे पैर जम गए थे और सांसें थम सी गई थी। एक लकवाग्रस्त इंसान की तरह मैं वहीं लाचार बैठकर डरे जा रहा था और उसे सुने जा रहा था। उसने फिर गुस्से में चिल्लाते हुए अंगूठियों से भरा हुआ पंजा मेरे सिर पर दे मारा और मैं किसी गेंद की तरह उछलकर रोड पर जा गिरा और बेसुध हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं उसी ऑटो रिक्शा के पास फुटपाथ पर पड़ा था। अपनी घड़ी देखी तो दोपहर के 12 बज चुके थे और बस स्टैंड पर खड़े लोग नफरत और धिक्कार भरी नजर से मेरी ओर देखे जा रहे थे, जैसे मैं कोई शराबी हूँ और दारू पीकर उस रोड पर गिरा पड़ा हूँ। मुझ में उठने तक की शक्ति नहीं थी। मैंने लेटे लेटे ही अपने दोस्त को फोन करके मदद के लिए बुलाया और वो मुझे वहां से उठाकर मेरे घर तक ले गया। आसिफ इस पर कहता है, मेरी कहानी भी सच्ची कहानी है जो मेरे दोस्त विनेश के पिता बावन भाई के साथ घटी थी। बावन भाई बिजली विभाग में कर्मचारी थे और बावन भाई भूतिया जगहों को चुन चुनकर वहां घूमने जाते और पारलौकिक शक्तियों को ललकारते। विनेश के पिता तांत्रिकों और अघोरियों की मस्ती भी किया करते। बावन भाई की सारी मस्ती उस दिन निकल गई जब उनका पाला एक खून चूसने वाले सन की पिशाच से पड़ा। हुआ ऐसा कि दिवाली के अगले दिन पड़ने वाली काली चौदशी के दिन बावन भाई नौकरी पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि चौराहे पर किसी ने पानी से गोल घेरा बनाकर उसमें नींबू, मावे के पेड़े और लाल कपड़ा रखा हुआ है। बावन भाई ने सारा कुछ उठा लिया और ऑफिस पर जाकर वो सामग्री टेबल पर रख दी और नाश्ता मंगाकर वो नजर उतारने वाले नींबू और पेड़े नाश्ते में खा गए और लाल कपड़े से मुंह साफ करके उसे गटर में फेंक दिया। बावन भाई को
समझ नहीं थी कि वो किस मुसीबत में फंस चुके हैं। वो चौक पर पड़ा उतारा एक पिशाच उतारा था और उसे एक अघोरी ने चौक में आजाद किया था। अब वो प्रेत नींबू और पेड़े के माध्यम से बावन भाई को चपेट में लेने वाला था। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा बावन भाई का सिर भारी होने लगा और दोपहर के 12 बजते ही उन्हें खून की उल्टी हुई। सारे ऑफिस कर्मी ये देखकर भौचक्के रह गए और तुरंत बावन भाई को अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज तो लगा दिया पर पिशाच नाम की बीमारी को भला डॉक्टर कैसे भगाए। रात 12 बजे से पिशाच ने तांडव शुरू किया। बावन भाई के पेट को कभी फुला देता तो कभी अंदर कर देता, कभी उनके सामने आकर नाचता तो कभी उन्हें काटने लगता, कभी उसका गला पकड़ता तो कभी उनके कपड़े फाड़ देता। बावन भाई को तुरंत अस्पताल से घर ले जाना पड़ा जहां उन्हें बांध कर रखना पड़ता था। मेरे दोस्त के पिता की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख होता था। उनकी ऐसी दशा 3 महीने तक रही। इन 3 महीनों में वो एक कैंसर पीड़ित रोगी जितने कमजोर हो गए और उन्होंने सबसे बात करना छोड़ दिया। उनके घर वालों ने बावन भाई को ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दवा, दुआ, डांट, फटकार, प्यार सब आजमाया पर बावन भाई दिन पर दिन बेकाबू और बीमारी ही बनते गए। अंत में डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इनकी बीमारी हमारी समझ से बाहर है। तभी चमत्कार हुआ और एक अघोरी साधु बावन भाई के घर आया। उसने सिर्फ इतना कहा कि आपके घर में जिसे रहस्यमयी तकलीफ है उसे मेरे सामने ले आइए, मैं उसकी तकलीफ ले जाने आया। मेरे दोस्त विनेश की मां ने तुरंत अपने पति बावन भाई को वहां खड़ा कर दिया। उस साधु अघोरी ने फिर कहा कि जाकर कुछ पेड़े और एक नींबू लाल कपड़े में ले आओ। आंटी ने तुरंत सारी सामग्री ला दी और उस अघोरी साधु ने वो सब बावन भाई को झूठा करने को कहा। फिर अघोरी वो झूठा पेड़ा और नींबू वहीं खुद खा गया और लाल कपड़े को अपने गले में बांध लिया। फिर 1 लोटा पानी उसने बावन भाई के सिर पे घुमाकर वो पानी खुद पी गया और वहां से चला गया। अघोरी साधु के जाने के बाद 3 दिन में बावन भाई जैसे थे वैसे बन गए और अजीब बात यह है कि बावन भाई को ये तक याद नहीं है कि खुद की हालत क्या हुई थी और आज भी वो भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच में नहीं मानते हैं और मन मर्जी से पारलौकिक शक्तियों को ललकारते रहते हैं और मजे से जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे लोग ही सही होते हैं। कमल ने हंसकर कहा। शबनम इस पर कहती है कि अगर अब सच्ची कहानियां ही बता रहे हैं तो मैं तुम लोगों को अपनी दोस्त अर्चना की सच्ची कहानी बताती हूँ। ठीक है, बताओ बताओ। उसका नाम अर्चना है और वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। आज मैं आपको उसके परिवार के साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। उसकी शादी उत्तर प्रदेश के गांव में हुई है जो झांसी से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। उसकी सास ससुर की मौत कई सालों पहले हो चुकी थी। उसके सास ससुर की मौत के बारे में गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई साल पहले जमीन में गड़े धन को पाने के लालच में एक बच्चे की बलि दी थी और उस बच्चे की मौत के बाद उसकी आत्मा ने ही उनके सास ससुर को मार दिया था। जब उसने गांव वालों से ये सब बातें सुनी तो शुरू में उसे और मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन की घटना ने मुझे इस सच के सामने खड़ा कर दिया। आज से 4 साल पहले अर्चना और उसके पति दोनों अपने सास ससुर के घर में उनकी बरसी करने गए थे। हमने वहां खाना बनाया और कुछ लोगों को भोजन करवाया। उस दिन वो काफी थक गए थे और जब हम रात को सोने के लिए छत पर जा रहे थे तभी उसके पति कुछ अजीबोगरीब आवाजों में बड़बड़ाने लगे, जैसे कोई छोटा बच्चा बोल रहा हो। वो काफी घबरा गई थी और फिर उसके पति बच्चे की आवाज में उसके सास ससुर के द्वारा 25 साल पहले उसकी बलि की पूरी कहानी सुनाता है। अर्चना ने डरते डरते पूरी कहानी सुनी और समझ गई कि उसके पति के शरीर में उस बच्चे की आत्मा आ गई है। उसके पति के शरीर में घुसे उस बच्चे की आत्मा ने उसके घर का पूरा पता भी बताया और वो बिल्कुल सही था। इस घटना के बाद 2-3 बार फिर उसके पति के शरीर में वो आत्मा घुस जाती और उसकी मुक्ति के लिए गया ले जाने को बोलता था। उन 2-3 घटनाओं के बाद कभी उस घर में हम वापस नहीं गए। उस गांव में वो घर आज भी वीरान पड़ा है और पिछले 20 सालों में वहां कई मौतें हो चुकी हैं। वो आत्मा कहती है कि ये घर अब उसका ही है। जब भी हमारे गांव का कोई हमारे यहाँ आता है तो हर बार नई घटना सुनने को मिलती है। अब अर्चना के पति के गले में ताबीज बनवा दिया है और कोई भी आत्मा उनके पास नहीं आती है। इस पर युचिका कहती है, अब आखिरी में मेरी बारी है, तो सुनो। 2 दोस्त थे।
शेर बहादुर, श्रवण कुमार। नाम के अनुसार शेर बहादुर बहुत वीर और बोल्ड थे, अंधविश्वास से अछूते, बिना एनालिसिस किसी घटना पर यकीन ही नहीं करते। दूसरे शब्दों में पूरे जासूस थे। बाल की खाल निकालना और अपनी और दूसरों की फजीयत करना उनका शगल था। श्रवण कुमार नाम के अनुसार सुनने की स्पेशल क्वालिफिकेशन रखते थे, एक तरह से पत्रकार थे। मजाल है गांव की कोई काना फूसी उनके कानों से गुजरे बिना आगे बढ़ जाए। 3 में 13 जोड़ना उनकी आदत थी, इसलिए नारद मुनि का उपनाम उन्हें पहले मिला हुआ था। पक्के अंधविश्वासी और डरपोक थे, भूत प्रेतों में उनका पूरा विश्वास था। एक रोज तालाब के किनारे दोनों दोस्त बैठे थे। तालाब से कुछ दूरी पर गांव का मरघट था। पता है शेरा, इस मरघट पे रात में भूत चुड़ैल वॉन्डरिंग है। कल ही धीरुआ खेत में पानी लगाकर लौट रहा था। बताता है कि सफेद साड़ी वाली 2 मेहरियां खड़ी बातें कर रही थी। उसको देखी तो इसी तरफ आने लगी। वो तो हनुमान जी का नाम लिया और सर पर दौड़ गया। घर आकर ही रुका, अभी तक ज्वर नहीं गया, बड़बड़ा रहा है। ऊंझा कान में पीपल का बीड़ा डाले तो कबूल आए। अरे चल, ये सब वहम है, हम साइंस पढ़े हैं, ये सब नहीं मानते। मनोरंजन के लिए मनगढ़ंत कहानियां। तू भोला भाला सबकी बातों में आ जाता है। शेर बहादुर बोला। ऐसा है तो अपनी बात साबित कर। श्रवण कुमार ने चुनौती दी। बता क्या करना है। शेर बहादुर जोश में आ गया। खूंटा गाड़ना है रात को मरघट के पुराने पीपल के नीचे, और तू बिल्कुल अकेला जाएगा। मंजूर, पर क्या तू नहीं आएगा? मैं यहाँ सिवान पर रामदीन लठैत के साथ रहूंगा। अगर कोई संकट आया तो पुकार लेना। मंजूर, देखना मैं सही साबित होऊंगा। उसने सीना फुलाते हुए कहा। शर्त के मुताबिक अर्धरात्रि को वो तीनों सीवान पहुंचे। शेर बहादुर हथौड़ा और खूंटा लिए मरघट की तरफ बढ़ा। काली रात थी, आसमान में चमगादड़ रेंग रही थी और उनके उड़ने से प्रेतों की आकृति प्रतीत होती थी। सियार हुआ हुआ के गीत से शिकार का स्वागत कर रहे थे। एक ढीठ काला कुत्ता मरघट के पास कुछ खोद रहा था। पिशाच लाशें निकाल कर खा जाते हैं। उसे श्रवण कुमार की बात याद आई और हल्की सी थरथरी हुई। नहीं, ये सब वहम है। उसने खुद को समझाया और सांस संभाल कर पीपल के नीचे आ गया। ठक 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 ठक, ये गड़ा खूंटा। उन्होंने माथे का पसीना पोंछा, हथौड़ा एक तरफ फेंका और विजय सूचना में टॉर्च को जलाया बुझाया। हथौड़ा उठाकर चलने को हुए कि अरे मेरी धोती, अरे मेरी धोती, अरे छोड़ छोड़ छोड़, कौन है? तभी हवा का तेज झोंका आया। पीपल की पत्तियां सरसराने लगी। उस पर रहने वाले कुछ परिंदे चीख उठे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उन्हें नहीं हुई। थर-थर कांपने लगे। टॉर्च हाथ से छूटकर गिर गई। अरे बचाओ रे, अरे बचाओ! चिल्लाते हुए धोती छोड़कर भागे। बिना धोती के रामदीन को भागता चिल्लाता देख श्रवण कुमार रामदीन से बोला, अरे मरघट का कोई जिन्न तो उड़ा रहा है, भाग लो भैया! पूरा गांव जिन्न की दहशत से जाग उठा, पर रात को किसमें था कि जिन्न का सामना करे। सुबह सारा गांव लेकर श्रवण कुमार शेर बहादुर के घर पे इकट्ठे हो जाते हैं। कैसा था वो? क्या बड़े बड़े नाखून दांत थे? श्रवण कुमार ने पूछा। हम नहीं देखे। उसने धोती पकड़ी और हम छोड़कर भाग आए। भैया मरघट पे तो एक सफेद धोती पड़ी दिख रही थी। तालाब पर निपटने गए तो देखा था, एक ग्रामीण बोला। शेर बहादुर और कुछ और लोग पीपल के नीचे पहुंचे। कुत्ते धोती को फाड़कर इधर उधर टुकड़े लेकर भाग रहे थे। तभी सबकी नजर एक बड़े टुकड़े पर गई। उसका एक छोर खूंटे से दबा पड़ा था। टॉर्च भी वहीं पास में गिरी पड़ी थी। शेर बहादुर छाती उचक कर बोले, देखो श्रवण, कहता था ना, भूत प्रेत जिन्न नहीं होते। सभी मुंह दबाकर हंसने लगे और शेर बहादुर अपनी मूंछों को मरोड़ने लगे। ऐसा कहा जाता है कि भूतों को आपका ध्यान चाहिए होता है, यानी कि वे चाहते हैं कि आप उनकी उपस्थिति पर रिएक्ट करें। भूत एंट्री ले और उन पर किसी का ध्यान नहीं जाए तो वो तरह तरह की हरकतें करने लगते हैं। जैसे ही आपका ध्यान उनकी ओर जाता है, वे मन ही मन प्रसन्नता का एहसास करते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वो आपको डराना चाहते हैं या फिर कुछ और कहना चाहते हैं। बताया जाता है कि भूत भी बोर होते हैं और जब कभी ऐसा होता है तो वे आपको परेशान करने लगते हैं। कभी कभार आपके साथ नटखट बच्चे की तरह पेश आते हैं। ऐसे अधिकांश मौके पर उनका ध्येय आपको डराना नहीं बल्कि मजे कराना होता है।
ये अलग बात है कि उनकी ये हरकतें अच्छे अच्छों के पसीने ले आती हैं। सबसे ज्यादा भूत किस देश के लोगों को दिखाई देते हैं? ये सवाल सामने आते ही लगता है कि इसमें भारतीय सबसे ज्यादा है, लेकिन आप गलत हैं। जी हाँ, भारत ऐसा देश नहीं है। हाल ही के रिसर्च के अनुसार चीन के ऑफिस वर्कर्स को सबसे ज्यादा भूत दिखाई देते हैं। इनमें से 87% वर्कर्स मानते हैं कि भूत होते हैं, जबकि इनमें से ही ज्यादातर लोगों का दावा है कि उन्होंने भूतों को देखा और महसूस किया है। सभी की कहानी खत्म हो चुकी थी, तभी सामने सभी को योजन और जूलियन आते हुए दिखाई देते हैं।